साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। कल अपने क्वेश्चन नंबर 290 तक कर लिए थे और जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जब हरियाणा अलग राज्य बना तब उसके अंदर कितने ज़िले थे, ये क्वेश्चन था। तो जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक अलग राज्य बना पंजाब से, तब उसके अंदर 7 ज़िले थे। तो ये उसका सही उत्तर होगा, 7 ज़िले। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आगे इस टेस्ट सीरीज को क्वेश्चन नंबर 291 से कि हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार पुरुषों को किस नाम से दिया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, महाराणा प्रताप पुरस्कार या फिर एकलव्य पुरस्कार। तो जो अर्जुन पुरस्कार है उसके अंदर देते हैं 15 लाख रुपए और जो ध्यानचंद पुरस्कार है उसके अंदर देते हैं 25 लाख रुपए। महाराणा प्रताप पुरस्कार के अंदर देते हैं 2 लाख रुपए और जो एकलव्य पुरस्कार है वो जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है जो 21 वर्ष से कम उम्र के होते हैं, उनको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और ये 11 वर्ष तक दिए जाते हैं। तो जो पूछा है कि हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार पुरुषों को किस नाम से दिया जाता है, तो वो है महाराणा प्रताप पुरस्कार। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा महाराणा प्रताप पुरस्कार। तो पुरुष खिलाड़ियों को 2 लाख रुपए की राशि सहित यह सम्मान मिलता है और यह हरियाणा सरकार की खेल प्रोत्साहन नीति का एक हिस्सा है। खेलों में जीवन भर के प्रदर्शन को मान्यता देने हेतु इसे स्थापित किया गया है। पुरस्कार का नाम जो है वो वीर शासक महाराणा प्रताप के सम्मान में रखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार महिलाओं को किस नाम से दिया जाता है। अगर पुरुषों को पूछे तो महाराणा प्रताप और अगर महिलाओं को पूछे तो किस नाम से दिया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि झांसी रानी पुरस्कार, कल्पना चावला पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार या फिर सावित्री फुले पुरस्कार। तो किस नाम से दिया जाता है, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के नाम से महिलाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो फैक्ट देख लेते हैं इसके कि आजीवन उत्कृष्टता हेतु 2 लाख रुपए का यह पुरस्कार दिया जाता है। नाम महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है और यह पुरस्कार महिलाओं को खेलों में प्रोत्साहित करने का एक मजबूत प्रयास भी है। इसे खेल विभाग हरियाणा द्वारा दिया जाता है। पुरुषों के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार के समतुल्य ही यह पुरस्कार है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 293 कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणवी जुड़वा बहनें जो हैं वो कौन हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि पूजा और प्रिया, तानसी और नुनसी मलिक, सीमा और रीमा राठी और जो एक और ऑप्शन है इसके अंदर वो क्या है, ज्योति और काजल भाटिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा तानसी और नुनसी मलिक, जो 2 बहनें हैं, जुड़वा बहनें थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो ये रोहतक से हैं और दोनों जुड़वा बहनें हैं। इन्होंने वर्ष 2021 में माउंट एवरेस्ट फतेह किया और वे ऐसा करने वाली पहली भारतीय जुड़वा बहनें बनी। हरियाणा की बेटियां अब साहसिक जो खेल है उसके अंदर भी आगे हैं और इस सफलता ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और भी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। तो क्वेश्चन नंबर 294 कि हरियाणा के जूनियर खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए की राशि वाले 5 पुरस्कार प्रति वर्ष किस नाम से दिए जाते हैं। 5 जूनियर खिलाड़ियों को प्रति वर्ष जो पुरस्कार दिया जाता है 1 लाख रुपए की राशि का, तो वो किस नाम से दिया जाता है। पहले मैं बता के आया हूँ ऊपर पहले ही क्वेश्चन के अंदर। तो किस नाम से दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार या खेल श्री पुरस्कार। तो वो जो पुरस्कार है उसका नाम है एकलव्य पुरस्कार। 11 वर्ष तक ये लगातार खिलाड़ियों को राशि दी जाती है, 1 लाख रुपए की नगद राशि। एकलव्य को समर्पण और गुरु भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। यह पुरस्कार युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया और यह राज्य सरकार की खेल प्रतिभा निखारने की नीति का एक हिस्सा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 295 कि हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान हेतु हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया। जो समाधान पोर्टल है वो किस वर्ष शुरू किया गया था।
तो 2008 में, 2010, 2014 या फिर 2016 के अंदर? कब शुरू किया गया ये? 2010 के अंदर। हर समाधान पोर्टल इसका नाम है, जो 2010 के अंदर लॉन्च किया गया। तो इसका उद्देश्य क्या था इसका? ये पहले भी एक दिन इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, उसमें बताया था आपको कि पारदर्शिता लाना विभाग के अंदर, सिस्टम के अंदर, और जवाबदेही तय करना। कितने समय के अंदर आपको ये कार्य करना था, आपने क्यों नहीं किया? ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर शिकायत दर्ज करवानी होती है, पोर्टल पर ही आपको उसकी डिटेल मिलती है कि आज की दिनांक को क्या कार्रवाई जो है वो विभाग ने की, उसकी सूचना भी मिलती है। यह सेवा मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा डायरेक्ट नियंत्रित की जाती है। यह डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में हरियाणा की एक अहम पहल भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा में लोकायुक्त की जो नियुक्ति है वो किस वर्ष की गई? तो सर्वप्रथम यह नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 2005, 2009, 2011 या फिर 2013। तो ये कब की गई थी? तो ये की गई थी 2011 के अंदर। प्रथम जो नियुक्ति है लोकायुक्त की हरियाणा के, वो 2011 के अंदर की गई थी। तो लोकायुक्त भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करता है। हरियाणा में 2011 में इसकी नियुक्ति की गई और वर्तमान जो लोकायुक्त जो जस्टिस हैं वो हैं हरिपाल वर्मा। तो लोकायुक्त को उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से चुना जाता है और यह संस्था आम जन की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई भी करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देवी रूपक जो योजना है वो हरियाणा के अंदर किस वर्ष लागू की गई थी या शुरू की गई थी? देवी रूपक योजना। तो ऑप्शन देखते हैं, 2000, 2002, 2005 या 2007। तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा 2002 के अंदर देवी रूपक योजना शुरू की गई थी, 2002 में। और 2003 में ही एक योजना थी देवी रक्षक के नाम से, वो शुरू की गई थी हरियाणा के अंदर। तो इसके फैक्ट देख लेते हैं कि योजना का उद्देश्य क्या है कि निर्धन लड़कियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना। अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। यह महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। योजना के तहत निर्धारित जो राशि है वो बैंक के माध्यम से डायरेक्ट दी जाती है। यह सामाजिक सुरक्षा और समरसता का प्रतीक भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कि हर्ष जो है वो किस वंश का शासक था? ऑप्शन देखते हैं, गुप्त वंश, मौर्य वंश, वर्धन वंश या फिर कुषाण वंश। तो हर्ष नाम, पूरा नाम पढ़ते हैं ना अपने, हर्षवर्धन। तो किस वंश का था वो? वर्धन वंश का। हर्षवर्धन वर्धन वंश का था। तो ये 7वीं सदी का एक शक्तिशाली शासक था। उसने वर्धन वंश की स्थापना की और थानेसर को राजधानी बनाया। हर्ष का साम्राज्य उत्तर भारत के अधिकांश भाग में फैला हुआ था। उसकी राजधानी बाद में क्या बनी? कनौज बनी थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग था जो था वो भी इन्हीं के दरबार के अंदर आया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन देखते हैं अपने, पंचकुला, भिवानी, मानेसर जो गुरुग्राम के अंदर है, या फिर करनाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा मानेसर गुरुग्राम के अंदर ये राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है वो स्थित है। तो इसकी स्थापना हुई थी यहाँ पर और यह भारत का एकमात्र संस्थान है जो केवल मस्तिष्क अनुसंधान पर केंद्रित है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आता है। यहाँ न्यूरो साइंस में उच्च शिक्षा व अनुसंधान भी होता है। यह भारत में ब्रेन डिसऑर्डर रिसर्च का प्रमुख केंद्र है, यानी ब्रेन के अंदर कोई भी प्रकार का डिसऑर्डर आता है, बीमारी आती है, तो उसके रिसर्च के लिए, उसके अध्ययन के लिए ये महत्वपूर्ण केंद्र है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा की जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 62.4%, 69.8%, 68.5 वर्ष या फिर 70.1 वर्ष। तो 62.4 वर्ष, 69.8 वर्ष, 68.5 वर्ष या 70.1 वर्ष कितनी है? औसत पूछी है तो औसत कितनी होगी? 69.8 वर्ष जो जीवन प्रत्याशा दर
हरियाणा की है। तो चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं। जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या है कि जन्म के समय किसी व्यक्ति की औसत आयु। हरियाणा की औसत जीवन प्रत्याशा 69.8 वर्ष है। यह आंकड़ा जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण और स्वच्छता की स्थिति को दर्शाता है। और भारत की जो औसत जीवन प्रत्याशा है वो लगभग 17 वर्ष है और इतनी ही हरियाणा की है। तो हरियाणा में महिला की जो जीवन प्रत्याशा है वो पुरुषों से ज़्यादा है, पुरुषों से अधिक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है। वो जनसंख्या जो शहरों के अंदर निवास करती है वो कितनी है हरियाणा की? 28.91%, 31.62%, 41.10% या फिर 37.20%। तो कितनी है वो? 41.10%। ये जो जनसंख्या है वर्तमान के अंदर वो हरियाणा के शहरों के अंदर निवास करती है, शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। यह प्रतिशत जो है वो राष्ट्रीय औसत से थोड़ा कम है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला आदि हरियाणा के प्रमुख नगरीय जिले हैं। ज़्यादातर जो यहाँ की जनसंख्या है वो शहरों के अंदर निवास करती है। शहरीकरण वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। खासकर जो एनसीआर के अंदर क्षेत्र आता है, हरियाणा के जो 14 जिले आते हैं एनसीआर के अंदर, वहाँ ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो नगरों के अंदर या शहरों के अंदर जो है वो निवास करती है। तो हरियाणा सरकार स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना जो है उसके तहत शहरी विकास कर रही है। तो स्मार्ट सिटी योजना में भी जो देश के अंदर लागू की गई थी उसमें हरियाणा के 2 जिले शामिल थे, फरीदाबाद और करनाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किसी राज्य विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? विधानसभा अध्यक्ष पहली महिला कौन रही थी भारत के किसी भी राज्य में? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सन्नो देवी, सुषमा स्वराज, संतोष चौधरी या फिर प्रतिभा पाटिल। तो कौन रही थी? सन्नो देवी, जो हरियाणा विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष रही थी। कब रही थी? 1966 में ये रही थी, उन्होंने ये पद संभाला था। जो हरियाणा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी। कहाँ से थी? अंबाला जिले से थी और स्वतंत्रता सेनानी भी थी। वह भारत के किसी भी राज्य विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी बनी। उनका जो कार्यकाल है वो महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण रहा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है? वर्तमान के अंदर एडवोकेट जनरल है वो कौन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। जगदीश खट्टर, परविंदर सिंह चौहान, आनंद स्वरूप, राजेश राठी। तो जो पहले थे ना वो तो थे आनंद बाबू स्वरूप, और जो वर्तमान के अंदर है वो है परविंदर सिंह चौहान। तो वर्तमान में जो है वो है परविंदर सिंह चौहान। एडवोकेट जनरल का जो पद होता है वो राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी, यानी कानून की दृष्टि से सबसे बड़ा पद जो होता है वो एजी जो एडवोकेट जनरल होते हैं उनका होता है। तो हरियाणा के जो एजी हैं एडवोकेट जनरल है वो परविंदर सिंह चौहान है वर्तमान के अंदर, वर्तमान में इस पद पर कार्यरत हैं। उच्च न्यायालय में वे राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी राज्य से अगर कोई भी नोटिस के थ्रू जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो जवाब अगर मांगती है तो उसमें एजी है जो एडवोकेट जनरल है ये उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और वह कानूनी सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कि 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा है जो वर्तमान के अंदर कहाँ है? भिवानी के अंदर। लेकिन जब इसकी स्थापना की गई थी 1969 के अंदर तब ये कहाँ की गई थी ये पूछा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। भिवानी, चंडीगढ़, करनाल, पंचकुला। तो ज़्यादातर हेडक्वार्टर जो हैं हरियाणा के वो चंडीगढ़ और पंचकुला में मिलेंगे आपको। तो इसकी जब स्थापना की गई तब ये चंडीगढ़ के अंदर की गई थी, चंडीगढ़ के अंदर। और प्रारंभ में इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में था, बाद में भिवानी से स्थानांतरित किया गया। और यह बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, जो बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होती है उनका आयोजन ये करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है उसको भिवानी किस वर्ष स्थानांतरित किया गया। देखो बना कब, 1969 में। जगह कौन सी थी, तो चंडीगढ़ थी। वर्तमान के अंदर कहाँ है, भिवानी में। भिवानी में स्थानांतरित कब किया गया, तो ऑप्शन देखते हैं 1976, 1981, 1984 या फिर 1990। तो कब किया गया, 1981 के अंदर ये भिवानी के अंदर इसे स्थानांतरित किया गया था। तो हरियाणा जो बोर्ड है उसकी बेहतर प्रशासन के लिए 1981 में इसे भिवानी स्थानांतरित किया गया और वर्तमान में भिवानी को शिक्षा नगरी के नाम से भी जानते हैं। बोर्ड यहीं से सभी प्रशासनिक परीक्षा प्रमाण पत्र संबंधी कार्य करता है और बोर्ड के परिसर में ई गवर्नेंस सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। बोर्ड जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा में 10+2 की जो शिक्षा नीति थी वो किस सत्र से लागू की गई। तो ऑप्शन देख लेते हैं 1980-81, 1983-84, 1985-86 या फिर 1987-88। तो ये कब लागू की गई थी, ये की गई थी 1985-86 के अंदर। जो 10+2 की नीति है वो जो है हरियाणा के अंदर लागू की गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 1986 में, उससे पहले ही हरियाणा में 10+2 प्रणाली है वो लागू की गई थी। इसमें कक्षा 10 के बाद 2 वर्ष उच्च माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी का प्रावधान किया गया और यह नीति छात्रों को व्यावसायिक और अकादमिक विषयों में चयन की स्वतंत्रता देती है। अपनी मर्जी से अपने जो विषय हैं उनका चुनाव विद्यार्थी करता है कि वो कौन सी स्ट्रीम चुनना चाह रहा है, कॉमर्स लेना चाह रहा है, आर्ट्स के अंदर जाना चाह रहा है, साइंस लेना चाह रहा है। तो वो उस हिसाब से अपने विषयों का चयन अपनी मर्जी से अपनी स्वतंत्रता के आधार पर कर सकता है। इसका उद्देश्य क्या है कि स्कूली शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर समरूप बनाना, बराबर बनाना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है। किसका पूछा, भारतीय कला संस्कृति का, हरियाणा का भी नहीं अपितु भारतवर्ष का जो है किंगडम ऑफ ड्रीम्स है वो कहाँ स्थित है। तो ये है, ऑप्शन देख लेते हैं, करनाल, फरीदाबाद, गुरुग्राम या पंचकुला के अंदर। तो कहाँ ये, गुड़गांव जो वर्तमान गुरुग्राम है वहाँ है, सेक्टर 29 के अंदर। तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स जो है भारत का पहला लाइव एंटरटेनमेंट थिएटर और लेजर शो कॉम्प्लेक्स है। यह गुरुग्राम में स्थित है और 2010 में ये खुला था। यहाँ बॉलीवुड स्टाइल म्यूजिकल शो, खाना, गलियों और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी होती है। यह हरियाणा में टूरिज्म को बढ़ावा देने का एक बड़ा केंद्र भी है। यह जो है वो जंगूरा और झूमरू जैसे थिएटर शो के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा का जो नाम है हरियाला वो किस पुराण के अंदर आपको मिलता है। हरियाला, तो ऑप्शन देखते हैं विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण या पद्म पुराण। तो ये किसके अंदर मिलता है, ये मिलता है जी अपने स्कंद पुराण के अंदर। हरियाला नाम जो है वो स्कंद पुराण के अंदर मिलता है हरियाणा का। स्कंद पुराण में हरियाणा को हरियाला नाम से संबोधित किया गया है जिसका अर्थ क्या है, हरी भरी भूमि। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था। महाभारत काल में भी हरियाणा क्षेत्र का जो उल्लेख है वो हरित भूमि के रूप में मिलता है, यानी हरी भरी भूमि के रूप में मिलता है। यह नाम इसकी कृषि प्रधान और हरियाली युक्त पहचान को दर्शाता है कि ये पुराने समय से ही हरी भरी भूमि है वो रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हरियाणा के अंदर खादी ग्रामोद्योग जो बोर्ड है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1957, 1969, 1973 या फिर 1985। तो कब की गई थी ये, 1969 के अंदर ये स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण जो उद्योग हैं और हस्तशिल्प को जो हाथ से जो कार्य किए जा रहे हैं उनको बढ़ावा देना। यह स्वदेशी वस्त्र और उत्पादों को बाजार में उपलब्ध करवाता है। ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने में इसकी अहम भूमिका है। यह बोर्ड खाद्य उत्पादन, विपणन और प्रशिक्षण के क्षेत्र के अंदर कार्यरत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो CET की या हरियाणा पुलिस की, तो उसके जो एग्ज़ाम लेने वाली संस्था है HSSC है,
हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसकी कि 1968, 1970, 1975 या 1980। तो इसकी जो स्थापना है वो 1970 के अंदर हुई थी, 28 जनवरी 1970 को HSCC की स्थापना की गई थी, हरियाणा सरकार ने की थी। यह आयोग जो है वो ग्रुप सी और डी की भर्ती करता है, और इससे बड़ी अगर कोई भर्ती है ए ग्रुप या बी ग्रुप की, तो वो जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है वो करता है, HPSC करता है। तो इस HSSC का जो मुख्यालय है वो पंचकुला के अंदर स्थित है। यह जो आयोग है वो लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती करता है, और HSCC जो है वो हरियाणा की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? बताया था आपको कौन थे पहले। तो बलदेव महाजन, आनंद स्वरूप, JP गर्ग, VP शास्त्री। तो कौन थे? आनंद बाबू स्वरूप थे पहले AG, पहले एडवोकेट जनरल। तो 1966 में राज्य निर्माण के बाद उन्होंने ये पद संभाला, और हरियाणा सरकार के जो कानूनी मामले थे उनके ये सलाहकार थे, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, और यह एक संवैधानिक पद है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा के अंदर कुल कितने उपमंडल हैं? तो ऑप्शन देखते हैं 53, 82, 72 या फिर 67। तो कितने हैं? तो हरियाणा के अंदर कुल वर्तमान के अंदर 82 उपमंडल हैं। तो इसके फैक्ट देख लेते हैं। 82 सब डिवीजन है जहां SDM कार्यरत हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कार्य कर रहे हैं। उपमंडल प्रशासनिक दृष्टि से जिलों के अधीन इकाइयां होती है। देखो जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करते हैं वो DM होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो उनके नीचे जो काम करते हैं ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, SDM कहलाते हैं। ये जो नागरिक सुविधाएं, प्रमाण पत्र और कानून व्यवस्था जो है इनके अधीन आती है। हाल के वर्षों में नए उपमंडलों की घोषणा भी की जा रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो ऑप्शन देखते हैं 68, 74, 95 या फिर 85। तो क्या है कि हरियाणा के अंदर कुल कितनी तहसीलें हैं? 68 है, 74 है, 95 है या फिर 85 है। तो हरियाणा के अंदर वर्तमान के अंदर 95 जो तहसीलें हैं, और यह जो तहसीलें हैं वो उपमंडल से नीचे की प्रशासनिक इकाइयां होती है। हर तहसील का प्रमुख कौन होता है? तहसीलदार होता है। भूमि रिकॉर्ड, राजस्व, अन्य कार्य यहाँ से नियंत्रित होते हैं। हर जिले में इसकी संख्या लगभग 2 या 2 से अधिक हो सकती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा के अंदर जो उप तहसीलें हैं वो कितनी हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं 40, 50, 49 या फिर 60। तो कितनी है उप तहसीलें पूछी है? तो 49 है संख्या के अंदर, 49 उप तहसीलें हरियाणा के अंदर है वर्तमान में। ये 53 उप तहसीलें नहीं, 49 उप तहसीलें हैं। तहसीलों की जो सहायक इकाइयां होती है वो उप तहसील कहलाती है। छोटे क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधा हेतु इन्हें बनाया जाता है कि सही से मॉनिटरिंग हो उसके आसपास के क्षेत्र की। उप तहसील में नायब तहसीलदार प्रमुख होता है। तहसील में कौन होता है? तहसीलदार होता है ना। और जो सब डिवीजन होते हैं उनमें SDM होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर DM होता है, और जो उप तहसील होगी उनके अंदर नायब तहसीलदार कार्य करते हैं। यह सीमित भूमि व राजस्व कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है कि इनको कुछ एरिया दे दिया जाता है कि आप इनसे रिलेटेड जो कार्य है, राजस्व कार्य हैं, वो आप देखेंगे, आप करेंगे। नायब तहसीलदार को इनके लिए नियुक्त किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में कुल कितने खंड हैं, कितने ब्लॉक हैं हरियाणा के अंदर? तो ऑप्शन देख लेते हैं 120, 154, 130 या फिर 135। तो हरियाणा के अंदर वर्तमान के अंदर कुल 154 खंड हैं, 154 ब्लॉक हैं। तो इनकी संख्या 154 है, और ब्लॉक स्तर पर विकास योजनाएं लागू की जाती है, और इनका जो प्रमुख होता है वो BDO होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसे बोलते हैं, खंड विकास अधिकारी कार्य करते हैं। पंचायत जो है वो BDO के अधीन आती है। पंचायत, रोजगार, स्वच्छता, मनरेगा जैसे कार्य यही होते हैं, यही देखते हैं। ग्रामीण विकास के लिए ब्लॉक की भूमिका है
वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि हरियाणा में कुल कितने कस्बे हैं। तो ऑप्शन देखते हैं 140, 148, 154 या फिर 161। तो अगर कस्बे पूछे हैं तो वो भी कितने हैं, ब्लॉक कितने थे 154, और कस्बे भी कितने हैं हरियाणा के अंदर 154 कस्बे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के अंदर कुल 154 नगर या कस्बे हैं। इनमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम शामिल हैं। सबसे अधिक नगरीय क्षेत्र जो है वो गुरुग्राम और फरीदाबाद में है। दोनों औद्योगिक जो दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कस्बों में तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है और नई योजनाओं से छोटे कस्बे भी विकसित हो रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुरुग्राम के अंदर मारुति उद्योग की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन देखते हैं 1981, 1983, 1985, 1987। तो कब की गई थी ये, 1983 के अंदर मारुति उद्योग की स्थापना गुरुग्राम के अंदर की गई थी। यह हरियाणा में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत थी और यह भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। पूछा जा सकता है भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी कौन सी है, तो मारुति उद्योग कंपनी जो है वो है। मारुति सुजुकी के संयंत्र आज भी गुरुग्राम और मानेसर में है और इस क्षेत्र में रोजगार और शहरीकरण को बल मिला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो प्राचीन सतल था भगवानपुरा वह किस जिले के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार। तो कहाँ था ये भगवानपुरा, तो ये था कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र में भगवानपुरा था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। यहाँ हड़प्पा और वैदिक सभ्यता के मिश्रित अवशेष मिले हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता के भी इसके अंदर मिले हैं और वैदिक सभ्यता के भी अवशेष जो हैं वो मिले हैं। यहाँ की खुदाई 1970 के दशक में हुई थी। मिट्टी के बर्तन, दीवारें और अन्न भंडारण के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। यह स्थल ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के जो हैं वो किस स्थान से मिले हैं, जिन पे इंडो ग्रीक की मोहर है। इंडो ग्रीक जो सिक्के हैं वो किस स्थान से मिले हैं, तो सिसाए, मित्ताथल, खोखराकोट रोहतक के अंदर है या फिर राखीगढ़ी। तो ये मिले हैं खोखराकोट रोहतक से। तो इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं अपने कि खोखराकोट रोहतक जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ इंडो ग्रीक काल के सिक्के मिले हैं। सिक्कों से क्या पता चलता है कि यहाँ जो यूनानी प्रभाव रहा है और व्यापारिक संबंध जो यूनान के साथ, यूनानी शासकों के साथ वो रहे हैं, व्यापारिक संबंध रहे हैं, तभी सिक्कों का आदान प्रदान हुआ है। तो सिक्के मिले हैं, उनसे इस चीज़ की जानकारी मिलती है। यहाँ की जो खुदाई है वो ASI जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा करवाई गई है। यह स्थल जो है वो प्राचीन भारत यूनान संपर्क का साक्षी रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कि कितनी आयु होने पर आप जो पंचायत चुनाव है उसमें भाग ले सकते हैं। आप वार्ड पंच या फिर सरपंच के पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो कितनी उम्र होनी चाहिए आपकी, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो 18 वर्ष की उम्र में तो आपको मत देने का अधिकार प्राप्त होता है, मताधिकार का अधिकार प्राप्त होता है। तो जो पंचायत चुनाव में भाग लेने की न्यूनतम आयु वो आपकी 21 वर्ष। तो भारत में पंचायती राज अधिनियम के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष निर्धारित है। हरियाणा में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जो पंचायत समिति के सदस्य बनते हैं वो, और जिला परिषद के सदस्य बनते हैं वो, चुनावों के लिए भी यही आयु सीमा लागू है। 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को उम्मीदवार बनने की अनुमति नहीं है। यह प्रावधान संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के तहत लागू हुआ था। इससे परिपक्वता और जिम्मेदारी की भावना सुनिश्चित होती है। तो ये थे आज के अपने 30 क्वेश्चन। कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ कैसी लग रही है। और जाते जाते आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछूंगा। कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जब हरियाणा एक अलग राज्य बना था तब उसके अंदर कितने ज़िले थे, तो उसके अंदर 7 ज़िले थे। और जो आज के लिए क्वेश्चन आपके लिए कि पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं, जो किसी भी कैटेगरी की हो, महिला है तो किसी भी कैटेगरी की हो, और अनुसूचित जाति के लिए
जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है, कि कितना पास होना चाहिए, कम से कम कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए वो महिलाएं और अनुसूचित जाति। बाकी जो बच गई कैटेगरी वो और उसके जो पुरुष बच गए वो, उनके लिए अलग योग्यता है। महिलाओं और अनुसूचित जाति के लिए एक जैसी योग्यता है। वो कितनी है कि वो 5वीं पास हो, 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, या कोई योग्यता नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ये है। तो इसके अंदर आपको बताना है कि इन चारों में से सही जो उत्तर है वो कौन सा है। तो आप कमेंट बॉक्स में जो है इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।